हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आईओ की प्रॉब्लम नंबर 1.5 जो मैकेनिक्स के पार्ट की आपकी फिफ्थ प्रॉब्लम है। अच्छे से देखना, इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जब कभी भी दो पार्टिकल्स कहीं पर भी फ्री स्पेस में घूम रहे हो तो आपकी अगर उनकी वेलोसिटीज अगर कांस्टेंट है तो वो कोलाइड कब करेंगे उसकी कंडीशन अपन फाइंड करने वाले हैं, जनरल कंडीशन। तो आपको क्या बोला है, टू पार्टिकल्स 1 and 2 moves with constant velocity v1 vector and v2 vector at the initial moment their radius vector are equals to r1 vector and r2 vector. How must these four vectors be interrelated for the particle to collide? पार्टिकल दो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली चीजें आपके कोलाइड करती कब है? जब अगर एक पर कोई बैठ जाए, ऐसा मानो कि एक पार्टिकल पकड़ा उसके ऊपर में बैठ गया तो वो चलना बंद हो जाएगा। अब सामने वाला अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आ रहा है, सामने वाला क्या आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो वो मुझसे कैसे टकराएगा? जब वो सीधा सीधा आकर मुझसे टकरा रहा होगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट। अच्छे से देखो, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इसको कर दिया r1 वेक्टर और इसको कर दिया r2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं लेट सपोज इस पर बैठ गया, इस पर क्या किया, बैठ गया। इस पर बैठने पर ये 2 है, ये 1 है। इस पर बैठने पर क्या मेरे को ये पार्टिकल सीधा सीधा आता हुआ दिखाई देना चाहिए? सीधा सीधा आता दिखाई देना चाहिए। अच्छा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। इसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर किसके अलोंग होना चाहिए? ये जो मैं r वेक्टर लिख रहा हूं इसके अलोंग। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहां से पहुंचे तो ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट, सॉरी ये r वेक्टर है, इधर r1 वेक्टर, इधर r वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिलाकर क्या r2 वेक्टर आ रहा है? क्या r2 वेक्टर आ रहा है? अच्छा, इसको इधर लो तो r वेक्टर क्या आया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स इक्वल कर देंगे। तो सिंपली अगर अच्छे से देखो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये वाली डायरेक्शन क्या इसके यूनिट वेक्टर के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो ये आपके कंडीशन आई है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो कोई भी दो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं तो कोलाइड कभी ना कभी करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, है ना। अब मेन चीज क्या है इसमें समझने वाली कि दो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से कोलाइड कब करते हैं? जब अगर मैं एक पर बैठ जाऊं और दूसरा पार्टिकल सीधा सीधा आकर उससे टकराए। ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा जब अपन बात करेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल कब टकराएंगे। दो प्रोजेक्टाइल कब टकराएंगे, ये तो मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड बनाया। हो सकता है एक प्रोजेक्टाइल यहां से आ रहा हो, एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका हो, यहां पर ये टकरा रहे हैं। अब डायरेक्टली इसका मोशन देखना बहुत मुश्किल है, तो अपन क्या करेंगे कि भाई ये ऊपर वाले पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ तो नीचे वाला पार्टिकल, अब अच्छे से देखो, उसके ऊपर बैठ गया, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, नेट एक्सीलरेशन 0, क्योंकि इसके ऊपर बैठ गया तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन तो 0 ही होगा, दोनों पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं अच्छे से देखूं, ये इसकी वेलोसिटी अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई तो ये पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। तो इसलिए आप अगर देखोगे कि कोई बॉल लेकर मैंने ऐसे छोड़ दी, ठीक है, अब डजंट मैटर, बॉल को मैंने अगर यहां पर मैंने एक गन रखी और बॉल की डायरेक्शन में रखी और फायर और बॉल को छोड़ना, दोनों चीजें एक साथ की तो 100% कहीं ना कहीं ये कोलाइड करेंगे ही करेंगे।
until unless कि आपके जो ये नीचे गन रख रखी है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन आपके जितनी बॉल दूर है उससे रेंज से ही छोटा हो जाए, है ना। वरना तो अगर आपके रेंज इसके इक्वल भी आ गए तो भी कोलाइड सबसे नीचे पॉइंट पर जाते हुए भी करेंगे, लेकिन कर जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आपको आई है पक्का? ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।